पर एक साथ बात करनी है। और तो थोड़ा सा लोकायुक्त के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उस पर आरटीआई पर आते हैं। लोकायुक्त हर राज्यों में एक बनाई गई संस्था है जहां पर कि आप सीधे भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत कर सकते हैं। जो भी पब्लिक सर्वेंट है, तो लोकायुक्त राज्यों में काम करती है और सेंटर के लिए लोकपाल की व्यवस्था की गई है। अब पहली बात आती है कि शिकायत कैसे करें। तो शिकायत वहां 3-4 क्रम की होती है। एक शिकायत होती है कि आपसे किसी ने रिश्वत की मांग की, किसी पब्लिक सर्वेंट ने, आपने उसके काम के लिए गए थे, उस बीच उसने आपसे रिश्वत की मांग की। एक शिकायत ऐसी होती है। उस शिकायत में बहुत ज्यादा आपको प्रयास नहीं करने होते हैं, ना ही शिकायत सिर्फ आपको बतानी होती है जो फैक्ट आपके साथ घटित हुए होते हैं। आप बताते हैं, पुलिस अधीक्षक उसका वेरिफिकेशन कराते हैं और उसके बाद एक ट्रैप टीम गठित कर दी जाती है। वो ट्रैप टीम जाती है और आरोपी को पकड़ लाती है। आगे का काम लोकायुक्त की एजेंसी कर लेती है। जो दूसरी तीसरी शिकायतें होती हैं, जैसे कि आपने एक शिकायत की कि किसी व्यक्ति के पास अनुपातहीन संपत्ति है, या आपने शिकायत की कि ये सड़क निर्माण हो रही थी हमारे गांव में या हमारे शहर में, इस सड़क के मापदंडों को पूरा नहीं किया गया और जो भी पब्लिक सर्वेंट या ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने बहुत सारा पैसा इसमें शासन का गबन कर लिया। एक शिकायत ये होती है। इन शिकायतों को एंटरटेन करना लोकायुक्त के लिए या किसी भी संगठन के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कठिन एक पृष्ठभूमि भी उसके पीछे कि इन संगठनों को जो मैन पावर दिया गया है, जो सोर्सेज दिए गए हैं, वो सोर्सेज इतने कम है कि और जो शिकायतों का अनुपात है, दोनों में बहुत अधिक अंतर है। तो चाहकर भी लोकायुक्त एजेंसियां उन शिकायतों को पूरी तरह एंटरटेन नहीं कर पाती। तो यहां पर जो शिकायत करता है, जो विसिल ब्लोअर है, उसकी जिम्मेदारी थोड़ा सा और ज्यादा हो जाती है। ज्यादा क्या हो जाती है कि आप जो शिकायत करें, इतनी स्पीकिंग करें कि सामने वाली एजेंसी को सिर्फ उस पर काम करना बकाया रहे। मतलब कुल मिला के आपको इंक्वायरी अपने स्तर पर कर लेनी है। जो लोकपाल अधिनियम है उसमें भी जो गाइडलाइन जारी हुई है कि शिकायत कैसे करें, तो उन गाइडलाइन में भी कोशिश की गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन संगठन तक पहुंचा पाए। प्रैक्टिकल समस्या आप नहीं पहुंचाएंगे तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो जब शिकायत का फ्रेम करें, शिकायत को फ्रेम करें, तो कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। पहला बिंदु यह है कि जिस पब्लिक सर्वेंट की आप शिकायत कर रहे हैं, उस पब्लिक सर्वेंट के बारे में पर्याप्त जानकारी संगठन को दे दे। अब पर्याप्त जानकारी क्या क्या मान सकते हैं? तो पहली जानकारी कि आप बता दें कि उसका नाम क्या है। आप ये बता दें कि वो किस विभाग में किस पद पर कार्यरत है। तो कार्यरत है तो दो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। एक, आप कह रहे हैं कि 2012 में इस रोड निर्माण में घपला हुआ था और शिकायत आप कर रहे हैं 2015 में। तो आपको बताना पड़ेगा कि जब का मैं अपराध बता रहा हूं, जब का मैं कृत्य बता रहा हूं, तब ये इस कार्यालय में इस पद पर था और हो सकता है कि आज उसका कार्यालय बदल गया हो। तो आज का भी बताना है कि तब इस पद पर था जब का घटनाक्रम है और आज इस पद पर है। आपको यह भी बताना है। फिर आप बता सकते हैं कि उस पब्लिक सर्वेंट को जिन सर्विस रूल से गवर्न किया जा रहा है, यदि आप ये भी बता दें तो डिपार्टमेंट, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है यदि आप उसके डिसिप्लिनरी रूल भी बता दें, अनुशासनात्मक रूल भी बता दें, ताकि वो सीधे पकड़ पाएगा कि हमें किससे जानकारी कलेक्ट करनी है। तो ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। आप बता सकते हैं कि उस पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी क्या है। जैसे क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, क्लास 1 है। कैटेगरी भी बताना है ताकि जो जहां पर आप शिकायत कर रहे हैं उसको अपने वरीयता क्रम में इन्वेस्टिगेटर को या जांच एजेंसी को नियुक्त करने में आसानी होगी। क्लास 2 की जांच करने के लिए अलग अथॉरिटी होती है। क्लास 3 के निचले स्तर के अधिकारी भी कर लेते हैं। तो आप उसका क्लास भी बता दें। ये चीजें आपको बतानी है। आप यदि उसका डेट, आप सेवानिवृत्ति, सुपरनेशन की डेट बता दें तो भी अच्छा है, ताकि जहां आप शिकायत कर रहे हैं उसको पता हो कि पब्लिक सर्वेंट वर्तमान में रिटायर हो गया है या सेवा में है। उसका एड्रेस बता दें, उसके ऑफिस का एड्रेस बता दें और संभवतः उसका मोबाइल नंबर बता दें और उसका ईमेल एड्रेस बता दें। यदि आप पब्लिक सर्वेंट के बारे में जिसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं इतनी जानकारी अपने शिकायत में देते हैं। एक बार फिर हम आपको चर्चा कर लेते हैं कौन सी चीजें आपको बतानी है। उसका नाम बताना है, उसके कार्यालय का नाम बताना है, उसका पद बताना है, उसकी वर्तमान स्थिति बतानी है और अपराध के समय की स्थिति बतानी है कि अपराध के समय किस पद पर था, वर्तमान में किस पद पर, किस कार्यालय में। आप उसका सेवा नियम बता दें कि किन सेवा नियमों से यह गवर्न होता है। आप ये बता दें कि उसके निवास का पता क्या है या उसके कार्यालय का पता क्या है, उसका फोन नंबर मिल जाए तो फोन नंबर बता दें, ईमेल एड्रेस बता दें।
उसके पद का सोपान बता दें कि वो ए बी सी डी किस श्रेणी में कार्यरत है। तो इससे आपकी जो शिकायत होती है थोड़ा सा त्वरित काम करेगी। फिर इसके बाद आपको बताना है, खुद के बारे में भी बताना है। आप अपनी पहचान छुपा के शिकायत करेंगे तो वहां पर इंटरटेन नहीं होगी, तो आपको अपनी पहचान को भी प्रकट करना है। फिर बताना है आपको कि किस नेचर का अपराध हुआ है, एक्यूजेशन क्या है, आपके अभियोग के आधार क्या है। आपने एक शिकायत कर दी कि इस रोड निर्माण में 20 करोड़ का घपला हुआ है, कोई क्यों मानेगा आपकी बात को, क्यों मानेगा संगठन, क्यों एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच बैठाएगा। तो आपको बताना है। तो बताने के लिए आपको पहले उन नियमों को जानना पड़ेगा जिन नियमों के तहत उस कार्य का निष्पादन किया जाना था। सरकारें जब कोई योजना लाती हैं तो उस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नियमावली बनाती है। उस नियमावली में अलग अलग पदों के अलग अलग लोक सेवकों के कार्यों और अधिकारों का वर्णन होता है। जैसे आवास योजना आई, तो आवास योजना में क्या किसका दायित्व होगा, क्या किसके अधिकार होंगे, उन सारी चीजों का वर्णन रहता है। आप रोड निर्माण होता है तो वहां पर जो आपके रोड निर्माण से संबंधित अधिकारी हैं, जनपद पंचायत और इंजीनियरिंग को जो डील करते हैं, सरपंच सचिवों के क्या दायित्व होते हैं, उन सबके लिए एक सर्कुलर 2016 में मध्य प्रदेश में आया है। उस सर्कुलर में सबके दायित्व बने हुए हैं, सबके अधिकार बताए गए हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि जिस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं उसका इस सर्कुलर में यह दायित्व था कि वो इस प्रकार से रोड का निर्माण करे। उस सब इंजीनियर का या सीओ का कहें तो उसका दायित्व था कि जब रोड का निर्माण चल रहा है तो वो टाइम टाइम पे जाकर मौके पर सुपरविजन करे। तो आपको नियम बताने हैं, आपको जानने हैं कि किसका क्या दायित्व था। उसके बाद आपका एलिगेशन क्या है कि इन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। तो आपको फिर अब आरटीआई की जरूरत पड़ेगी, यहां पर आरटीआई की जरूरत पड़ेगी और आपको पता करना पड़ेगा कि ये रोड का जब निर्माण हो सीनियर ने बनाया था, ये आरटीआई से आपको मिल जाएगा। अप्रूवल हुआ था, टेक्निकल अप्रूवल हुआ था, वो किस इंजीनियर ने किया था। जो उस सड़क निर्माण होने वाली है, सड़क निर्माण के लिए राशि का आहरण कब कब हुआ है, ग्राम सभा से प्रस्ताव कब गया, ये सब आरटीआई के विषय, आरटीआई से आपको सब मिल जाएंगे। आहरण आप बता सकते हैं, आहरण डीडीओ पावर इस ग्राम पंचायत में किसके किसके पास थे, ये आपको जनपद से मिल जाएगी जानकारी। तो पहले आपको नियमों को जानना है, नियमों को जानने से आपको यह पता चलेगा कि आप दायित्व जान पाएंगे। दायित्व जब जान जाएंगे तो आप जान जाएंगे किस व्यक्ति ने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है। और फिर यह जानकारी लेकर आप कि यहां पर इस सरपंच या सचिव के पास डीडीओ पावर थे, इन्होंने 2 लाख रुपए इस रोड निर्माण के लिए निकाल लिए हैं। जब रोड निर्माण हो रहा था तो इस गाइडलाइन के हिसाब से सब इंजीनियर की यह ड्यूटी थी कि सब इंजीनियर जाता और मौके मौके पर उस निर्माण को देखता, और यदि निर्माण उपयुक्त नहीं है तो वो अपने असिस्टेंट इंजीनियर को सूचित करता या जनपद सीओ को सूचित करता कि इस ग्राम पंचायत में जो रोड बन रही है वो प्रॉपर नहीं बन रही है। फिर जनपद सीओ या असिस्टेंट इंजीनियर उस रोड का काम जारी रखना है या नहीं रखना, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको देखें। यदि प्रॉपर नहीं बन रही है तो बंद करा देंगे और उसको डायरेक्शन देंगे सरपंच सचिव को कि आप इस लेवल का काम कराइए। अब इसके बाद भी यदि काम नहीं हो रहा तब आप चले जा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने सारे प्रयास कर लिए हैं, सारे लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटी ब्रीच की है और इतनी राशि शासन की जो निकली है 5 लाख रुपए, उसमें रोड बननी थी और वास्तव में जो रोड बनी है वो 50,000 रुपए की है। राशि शासन की 5 लाख रुपए निकल गई है। ये गाइडलाइन है, इसमें उपयंत्री की ये दायित्व है, सहायक यंत्री की ये दायित्व है, सीओ के ये दायित्व है, सरपंच और सचिव के ये दायित्व है। इन लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, इससे शासन को नुकसान हुआ है। तो यदि आप ऐसी शिकायत करते हैं तो सामने वाले का काम आप हल्का कर देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह के करें कि हमने शिकायत कर दी और फिर अपेक्षा करें कि लोकायुक्त संगठन या लोकपाल संगठन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। तो देखिए, लोकपाल अधिनियम 2013 में आया और 2019 तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, और नियुक्ति भी हुई तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके डायरेक्शन पर, उनके यहां से जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हुए तब लोकपाल की नियुक्ति हुई। यही सारे प्रदेशों की स्थिति है कि कहीं लोकायुक्त संगठन ही नहीं काम कर रहे हैं, जहां कर भी रहे हैं तो उनको ना तो सोर्सेस दिए गए हैं ना मैन पावर दिए गए हैं। तो इन संगठनों की स्थिति देश में बड़ी दुरूह है, उतना आसान नहीं इनके लिए काम करना। और हम जो काम करना चाह रहे हैं, विसिल ब्लोवर है, उसकी भी अपेक्षाएं होती है कि हमने शिकायत कर दी, हमने सूचना दे दी है, तो उस पर काम क्यों नहीं हो रहा। तो आप यदि थोड़ा सा अपना परिणाम चाहते हैं कि जो आपने शिकायत की है उसमें परिणाम मिले, तो आपको थोड़ी सी कवायद करनी पड़ेगी।
कि आप प्रॉपर उस पब्लिक सर्वेंट का बढ़िया से जो जानकारी उसके संबंध में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा जो 6-7 बिंदुओं में आपसे चर्चा की यदि आप बता पाए तो उतना अच्छा है। फिर आप उन नियमों को बता पाए, यदि जिन नियमों के तहत कोई काम हो रहा था आप उन नियमों को उन लोगों को बता पाए जो पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी करने में ओमिशन किया है, उन लोगों को यदि आप कलेक्ट करके दे पा रहे हैं और फिर उसके बाद अपना कंक्लूजन बता दें, तो यहां पर आसान हो जाता है, आपको परिणाम मिलेंगे। इसी तरह जब आप शिकायत करें आय से अधिक संपत्ति के मामलों में, तो आपने लिख दिया इसके पास 20 ट्रैक्टर हैं, इसने पिछले 4 साल में 1,500 प्लाट खरीदे हैं या 50 प्लाट खरीदे हैं इन शहरों में। तो अब संगठन की मजबूरियां समझें, उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसके पास इतना बल नहीं है, सरकारों ने प्रोवाइड नहीं कराया है कि वो जाके इंदौर शहर में आपने बता दिया कि इसके 20 प्लाट हैं, तो वो कहां खोजेगा। तो यदि आप शिकायत करना चाहते हैं, उस पर परिणाम चाहते हैं, तो आपको स्पीकिंग शिकायत करनी है। आप बताएं कि इंदौर शहर में इस मोहल्ले में इसने ये प्लाट खरीदा है और इसका प्लाट का नंबर ये है। अब सिर्फ संगठन के पास काम बचा कि वो रजिस्ट्री ऑफिस से कागज मंगा लेगा। तो यदि आप स्पीकिंग शिकायत करें, आप गाड़ियों को विवरण दे रहे हैं कि इसके पास 25 गाड़ियां हैं, तो आपकी जानकारी का कुछ सोर्स होगा, आपने गाड़ियों को देखा होगा, तो आपने गाड़ियों को देखा होगा तो आप उनके नंबर कलेक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इन नंबरों की गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां हैं। तो एक स्पीकिंग चार्ट में यदि आप शिकायत बनाए तो अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। एक विवाद जो आता है इसमें एफआईआर को लेकर आता है। कई लोग, हम लोगों से भी मुलाकात होती है तो मानते हैं कि एफआईआर नहीं मिल रही है। तो एफआईआर के संबंध में बड़ी स्थिति स्पष्ट है। केरल हाईकोर्ट का जजमेंट है, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है कि एफआईआर की कॉपी दी जानी चाहिए। हम एक अधिकार पढ़ते हैं धारा 438 सीआरपीसी में, अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत धारा 438 में लिखा हुआ है कि व्हेन रीजन टू बिलीव, जब कोर्ट के पास यह विश्वास करने का कारण है तभी कोर्ट किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देता है कि सामने वाले एक्यूज्ड को या जो भी व्यक्ति कोर्ट के सामने प्रेयर लेके आया है उसको किसी अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जाना संभावित है। तो अब एक अधिकार दिया जा रहा है एक्यूज्ड को यहां पर कि आप एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं, पर 438 का लाभ प्राप्त करने के लिए यह जिम्मेदारी है कि आप पहले कोर्ट को यह सेटिस्फाइड करें कि हमारे ऊपर गिरफ्तारी का खतरा है। और वो आप कहां से करेंगे, वो आप एफआईआर से करेंगे, और एफआईआर संगठन देते नहीं है, या आप पुलिस के पास जाएं या किसी भी संगठन के पास जाएं, कोई एफआईआर नहीं देते। तो आपका जो एक प्रोसीजरल राइट है या कहीं आपकी लिबर्टी को प्रभावित करने वाला राइट है कि आपको गिरफ्तारी से पहले ही बेल मिलनी चाहिए, अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए, उस राइट को आप एंटरटेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कोर्ट को यही नहीं बता पा रहे कि हमें हमारे ऊपर गिरफ्तारी का खतरा है। आपके पास एफआईआर होगी तो आप एक्यूजेशन से जानेंगे, अपना डिफेंस तैयार करेंगे। तो आज की स्थिति पर तो यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का, केरल हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इन सब के जजमेंट आ चुके हैं कि आप एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। 3 जगह से बताया गया कि आप 3 जगह से एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। पहला, कंसर्निंग एसएचओ से, जिस थाने में आपके खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ है। कंसर्निंग सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से, जिस जिले की पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा कायम किया वहां से आप एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ये दोनों कोऑपरेट नहीं कर रहे तो देखिए धारा 157 सीआरपीसी में एक प्रावधान है कि जैसे ही किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना लिखी जाती है, 154 की रिपोर्ट लिखी जाती है, तो उसके ठीक साथ साथ 157 के तहत उस 154 की रिपोर्ट की कॉपी फॉरवर्ड की जाती है कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के पास। जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होता है संबंधित थाने में संबंधित अपराध की जांच या विचारण करने का, उस मजिस्ट्रेट को थाना प्रभारी एक एफआईआर की कॉपी फॉरवर्ड करता है। तो यह भी कहा गया कि एक्यूज चाहे तो एफआईआर की कॉपी कंसर्निंग मजिस्ट्रेट से भी प्राप्त कर सकता है। तो ये 2-3 मामले हुए जिसमें एफआईआर की कॉपी प्राप्त करना पुलिस के लिए ये मैंडेटरी कह दिया गया कि आपको कॉपी देनी है। तो एक मामला है आपका दिल्ली हाई कोर्ट का WPCRL नंबर 468 2010। ये सुमोटो एक सूचना आई थी हाई कोर्ट के पास, तो उस मामले में हाई कोर्ट ने कहा। एक और मामला है आपका श्यामलाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1998। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जो 74 एविडेंस एक्ट में पब्लिक डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है, एफआईआर उन सारी शर्तों को पूरा करती है। और जब एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आप उसको बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
तो श्यामलाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, इसमें भी बताया गया कि इन 3 प्लेटफॉर्म से आप एफआईआर प्राप्त कर सकते हैं। एक केरल हाईकोर्ट का मामला आया था, इस मामले में भी कहा गया। एक कलकत्ता हाईकोर्ट का मामला है, पंचानन मंडल वर्सेज स्टेट 1971। तो इन सब में यह तय हुआ है कि एफआईआर की कॉपी एक्यूज्ड को पाने का अधिकार है। 3 प्लेटफॉर्म बताए गए कि आप एसएचओ से ले ले, पुलिस अधीक्षक से ले ले, और आप चाहें तो कंसर्निंग कोर्ट से ले ले। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए इसमें कि ऐसा नहीं कि आप सारे एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर लेंगे। कुछ अपराधों को कहा गया कि जो सीरियस नेचर के, सीक्रेट नेचर के ऑफेंस हैं, उन एफआईआर की कॉपी आप नहीं प्राप्त कर सकते। इन जनरल कानून है, जो प्रावधान है वो है कि आप कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अपराधों को बांट दिया गया है कि अलग अलग कारणों से कहा गया कि ये सीक्रेट नेचर के अपराध हैं, इनकी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। तो वो सीक्रेट नेचर के अपराध क्या है? ये पुलिस का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, कमिश्नर रैंक का होता है, उसको कहा गया कि आप तय करें कि कौन सा अपराध आपको लगता है सीक्रेट नेचर का है। उसके बावजूद कुछ अधिनियमों के अपराध बता दिए गए, जैसे आपके हैं कि कम्युनल डिस्टर्बेंस के मामले होते हैं, दंगे संबंधित मामले होते हैं, उसकी एफआईआर देने से पुलिस मना कर सकती है। टेररिस्ट एक्टिविटीज से संबंधित जो मामले होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, उसकी भी एफआईआर देने से आपको मना किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित करने वाले कुछ अधिनियम हैं जो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को गवर्न करते हैं, यदि उन अधिनियमों के तहत एफआईआर हुई है तो भी आपसे मना किया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि जो भी रिकॉर्ड किसी अपचारी बालक के संबंध में तैयार होते हैं, उन सारे रिकॉर्डों को नष्ट कर दिया जाएगा, उन सारे रिकॉर्डों को रिवील नहीं किया जाएगा। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो भी बातें आती हैं, जो भी अपराध आते हैं, उनकी एफआईआर आपको नहीं मिलेगी। सेक्सुअल नेचर के ऑफेंस है, 376 का अपराध है, उसमें चूंकि प्रोसिक्यूटर्स का नेम होता है, नाम होता है एफआईआर में, और बहुत सारी गाइडलाइन आ गई हैं। उन गाइडलाइन में कहा गया कि आपको जो प्रोसिक्यूटर्स है उसका नाम रिवील नहीं करना। यदि एफआईआर हम आम लोगों को उपलब्ध करा देंगे, वेबसाइट पर उपलब्ध करा देंगे 376 की, तो उन मापदंडों का पूरा नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप में विफल हो जाएंगे, तो इनकी भी एफआईआर आपको नहीं दी जाएगी। जो बच्चों के लिए अधिनियम बना है, पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, उसमें बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं, उसकी भी एफआईआर आपको नहीं दी जाएगी, इनको सीक्रेट नेचर का माना गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज के मामले हैं, उसमें भी एफआईआर कहा गया कि ये सीक्रेट नेचर की है, पर ये तय कौन करेगा? पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी, की सीक्रेट नेचर की है नहीं, एक मापदंड के रूप में आपको दे दिया गया। एक केरल हाईकोर्ट का भी मामला है, यदि आपको चाहे उसकी जरूरत तो लिख सकते हैं, जीजू लुकोसे वर्सेज केरल, WP 1240/2015। इसमें भी कहा गया कि आप आरटीआई के माध्यम से एफआईआर प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 एस्पेक्ट कर बात हुई, एक एक्यूज्ड के हिसाब से बात हुई और एक विसिल ब्लोवर के हिसाब से बात हुई। विसिल ब्लोवर को जब शिकायत करने जाना है तो कौन कौन सी जरूरी चीजें अपने साथ रखनी है, तो आप एक्यूज्ड जो पब्लिक सर्वेंट है उसके बारे में जितनी जानकारी दे दें उतना अच्छा है। आप जिन एविडेंस पर जो आप आक्षेप लगा रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जो आक्षेप लगा रहे हैं, उस आक्षेप के कोरोबरेशन में आप जितना एविडेंस कलेक्ट कर सकें अपने स्तर पर, वहां पर आपको आरटीआई काम आती है। कैसे आती है, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि जब आपको एविडेंस कलेक्ट करने होंगे, आप प्राइवेट व्यक्ति होंगे, आपको किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने, वहां पर आरटीआई आपकी मदद करती है। कैसे मदद करती है? जैसे आपको गाइडलाइन चाहिए हो, गाइडलाइन आसानी से वेबसाइट पर आजकल मिल जाती है, कोई भी गाइडलाइन आपको चाहिए, फिर उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको चाहना होता है। उसने लिख दिया गाइडलाइन है कि यहां पर सरपंच और सचिव की जिम्मेदारी होगी, उपयंत्री की जिम्मेदारी होगी, सहायक यंत्री की होगी और सीओ की होगी। तो आपको अब यह तय करना होता है कि 2021 में जब आप कह रहे हैं कि इस रोड का निर्माण हुआ, इस रोड के निर्माण की प्रोसेस चालू हुई थी, उस समय इस पंचायत का सरपंच और सचिव कौन था, तो ये आपको रिकॉर्ड पता चलता है, आप जान लेंगे सरपंच और सचिव कौन था आरटीआई लगाकर। उपयंत्री कौन था इस सर्किल, जैसे कि आप पटवारी का, उसका कहें आरआई का सर्किल होता है, रेवेन्यू के आरआई का, तो उपयंत्रियों का भी एक क्लस्टर बनता है, उस क्लस्टर में उपयंत्रियों के पास ग्राम पंचायतें अलॉट की जाती हैं। तो आप पता कर सकते हैं कि किस क्लस्टर में ये ए नाम की पंचायत स्थित है और इस क्लस्टर का उपयंत्री कौन है। आप फिर कई क्लस्टरों को मिलाकर एक सहायक यंत्री होता है, तो आप ये भी जान सकते हैं कि इन कई क्लस्टरों का सहायक यंत्री कौन है, सीओ कौन है। तो आप आरटीआई के माध्यम से आपने उनके पद ले लिए, उनकी पदस्थापना ले ली,
और उनका आप सेवानिवृत्त की आयु भी ले सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। फिर आपको दूसरा काम करना होता है कि जो इसमें राशि का आहरण हुआ है, राशि का अलॉटमेंट हुआ है, उसको भी आरटीआई से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपकी हो गई, और उसके बाद आप इन सारी चीजों का निष्कर्ष लिख के शिकायत में पेश कर दें। तो आरटीआई का यही उपयोग है कि आप जो शिकायत करें, जो आक्षेप लगाएं, उस आक्षेप के कोरोबरेशन में आपको पर्याप्त साक्ष्य कलेक्ट करने में आरटीआई काम करता है। और यदि आप एक्यूज की ओर से पैरवी करें, और एक्यूज का भी कई सारे अधिकार हैं, कई लोगों को, पब्लिक सर्वेंट को, चूंकि पॉलिटिकल इशू रहते हैं पंचायतों में, नगर पंचायतों में, या ऊंचे पदों पर भी कहें, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर, तो वहां पर भी पॉलिटिकल कारणों से भी पब्लिक सर्वेंट को परेशान किया जाता है। तो यदि पब्लिक सर्वेंट को परेशान किया जाता है तो उसको सबसे पहली जरूरत होती है कि उसके खिलाफ क्या एफआईआर लिखाई गई है, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार करा सके, बता सके कोर्ट को कि ये जो एक्यूजिशन है पूरी तरह फाल्स है, मेरा कोई इनसे संबंध नहीं है। तो पहले उसको जानना पड़ेगा कि क्या एक्यूजिशन है, तो वहां पर आपको एफआईआर की जरूरत पड़ती है। तो 3-4 जजमेंट जो हमने आपसे चर्चा की उसमें कहा गया कि आप एफआईआर ले सकते हैं। और आगे जैसे आप लोगों की कुछ क्वेरीज होंगी तो आगे देख लेंगे। शिवानंद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, और एनलाइटनिंग आपका ये टॉक रहा है लोकायुक्त के विषय में, शिकायत आप कैसे तैयार करें और कैसे बेहतर ढंग से इस पर कार्यवाही करवा पाएं, एफआईआर कहाँ से प्राप्त करें, ये सारी जानकारियां आप लोगों ने प्राप्त की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे बीच में आत्मदीप जी भी हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त। तो एक सेकंड सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो सर ऑन कर लें। तो एज सूचना आयुक्त आपने काम किया है, तो ये सारे जो प्रैक्टिकल अनुभव आपके पास हैं कि कौन कौन सी जानकारियां आपने दिलवाने में, एफआईआर या इस तरह से पुलिस के संदर्भ में, या जो भी टॉपिक यहाँ पर रहे संविधान से संबंधित, तो किस तरह से आपने सूचना आयुक्त होते हुए इसकी रक्षा की, और किस तरह से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ साझा हुई हैं, उस पर भी आप अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो हमारे बीच में आदिमदेव सर, स्वागत है सर। जी नमस्कार आप सभी को।